नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू चैनल, जहां हम आपके लिए क्लास 9, 10th तथा 12th के एनसीई आधारित एमसीक्यूज, आसान व्याख्या और परीक्षा की तैयारी के शानदार टिप्स लाते हैं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी के राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में 40 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बात बताओ, अगर किसी देश में सारे फैसले एक ही आदमी करने लगे तो क्या सब लोग खुश रहेंगे? सोचो, वही कानून बनाए, वही तय करे कौन क्या करेगा और वही बोले कि देश कैसे चलेगा। ऐसे में जिनकी बात नहीं सुनी जाएगी उनके मन में क्या आएगा? नाराज़गी, गुस्सा, विरोध। यही वजह है कि लोकतंत्र में सत्ता को बांटना ज़रूरी होता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है देश की ताकत को इकट्ठा न करके अलग अलग लोगों और संस्थाओं में बांटना, ताकि हर किसी की आवाज़ सुनी जा सके और कोई खुद को कमज़ोर महसूस न करे। अब किताब में एक देश का उदाहरण दिया गया है, बेल्जियम। बेल्जियम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन। समस्या तब हुई जब राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक होने के बावजूद कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए। इससे तनाव बढ़ने लगा और देश टूटने के हालात में पहुंच गया। तब वहां की सरकार ने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सत्ता को बांटने का फैसला किया। केंद्र और राज्यों के बीच, अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच और ख़ास तौर पर राजधानी में सबको बराबर जगह दी गई। इससे लोगों का भरोसा लौटा और देश संभल गया। अब दूसरा उदाहरण श्रीलंका का है। यहाँ बहुसंख्यक सिंहली समुदाय को सरकार ने ज़्यादा अधिकार दे दिए। तमिल समुदाय की भाषा और संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया। धीरे धीरे असंतोष बढ़ा और फिर वही असंतोष हिंसा और गृह युद्ध में बदल गया। यानी जहाँ सत्ता नहीं बांटी गई वहाँ शांति भी नहीं रही। इसी से समझ आता है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज में टकराव न बढ़े और लोकतंत्र ठीक से चल सके। अब सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीक़ों से होती है, कहीं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच, कहीं अलग अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देकर और कहीं चुनावों के जरिए अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच। जब सत्ता बांटी जाती है तो कोई भी खुद को अकेला नहीं समझता। सबको लगता है कि देश चलाने में उसकी भी हिस्सेदारी है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश की शासन शक्ति केवल एक व्यक्ति, एक संस्था या एक समूह के हाथों में केंद्रित न होकर विभिन्न स्तरों और सामाजिक समूहों में बांटी जाती है। ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है और समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदारी का अवसर देती है। मतलब कोई कुछ लोग मिलकर के शासन को नहीं चला सकते हैं। देश में सभी लोग मिलजुल करके शासन को चलाते हैं और इस तरह से देश चलता है। ठीक है। लोकतंत्र में यदि सत्ता की किसी एक वर्ग या समुदाय के पास सीमित हो जाए तो अन्य वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इससे असंतोष, विरोध, संघर्ष और कभी कभी हिंसक घटनाएं भी हो सकती है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र व्यवस्था की बुनियादी शर्त माना गया है। सत्ता साझा करने से न केवल संघर्ष कम होता है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि सत्ता कुछ वर्ग मिलकर ही ना चलाएं, पूरे देश के लोग मिल करके सत्ता को चलाएं। ठीक है, ताकि हिंसा ना हो और किसी तरह का मतभेद ना हो। ठीक है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इससे पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सत्ता की साझेदारी की सबसे बड़ी आवश्यकता विविधता वाले समाजों में होती है। मतलब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले लोग, ठीक है। जिन देशों में विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां मौजूद होती हैं, वहाँ यदि सत्ता समान रूप से साझा ना की जाए तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से सभी समूहों को यह विश्वास मिलता है कि शासन व्यवस्था में उनकी भी भागीदारी है और उनके हितों की रक्षा की जा रही है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। जब सत्ता विभिन्न संस्थाओं और स्तरों में बांटी होती है तो कोई भी संस्था मनमानी नहीं कर सकती। इससे शासन पारदर्शी और प्रभावी बनता है, ठीक है। जैसे बेल्जियम देश का उदाहरण लेते हैं। पिछले कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था बेल्जियम में, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है कि बेल्जियम एक बहुत बहुभाषी देश है, ठीक है। एक बहुभाषी देश है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोग रहते हैं। पहले बेल्जियम में भाषाई समुदायों के बीच गंभीर तनाव था। डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इस तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की नीति अपनाई। बेल्जियम में केंद्र सरकार में सभी प्रमुख भाषाई समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। देश को राज्यों में बांटा गया और सामुदायिक सरकारों की स्थापना की गई, जिन्हें शिक्षा, संस्कृति और भाषा से जुड़े अधिकार दिए गए। इस प्रकार सत्ता को विभिन्न स्तरों और समुदायों में बांटकर बेल्जियम ने अपने भाषाई संघर्ष को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। यह उदाहरण बताता है कि सत्ता की साझेदारी से शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। मतलब किसी भी देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना है तो सत्ता की साझेदारी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक और देश का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, श्रीलंका देश की। श्रीलंका का उदाहरण सत्ता की साझेदारी के अभाव के दुष्परिणामों को दर्शाता है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक हैं, मतलब सिंहली समुदाय वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। मतलब अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जहाँ इनकी जनसंख्या कम होती है। स्वतंत्रता के बाद सिंहली समुदाय ने सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तमिल को राजनीतिक सत्ता में उचित भागीदारी नहीं दी गई और उनकी भाषा तथा संस्कृति की उपेक्षा की गई। इसके परिणाम स्वरूप तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा और यह असंतोष धीरे धीरे संघर्ष और गृह युद्ध में बदल गया। श्रीलंका का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि सत्ता की साझेदारी न करने से देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। सत्ता की साझेदारी के प्रकार, मतलब सत्ता की साझेदारी के कितने प्रकार हैं, मतलब किन किन तरीकों से सत्ता की साझेदारी हो सकती है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है कि क्षैतिज सत्ता साझेदारी। यह क्या होता है देखते हैं कि इनमें सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया जाता है। इससे किसी एक अंग को निरंकुश होने से रोका जाता है और सत्ता पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब इसको 3 भाग में बांटते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब अगर विधायिका कुछ गलत करेगा तो कार्यपालिका और न्यायपालिका उस पर जोर लगाएगा। अगर कार्यपालिका कुछ गलत करेगा तो ये न्यायपालिका उस पर ध्यान देगा। मतलब तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। अब दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी। ये क्या होता है, इसमें सत्ता को विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच बांटा जाता है। इसे संघीय व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। मतलब किसी देश को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं संघीय व्यवस्था। सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। एक और तीसरा टाइप है इसका कि सामाजिक समूहों में बांटना। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक दलों में सत्ता साझेदारी, ठीक है। एक और टाइप है उसका, राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी। क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता साझा करते हैं। गठबंधन सरकारें और दबाव समूह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी, मतलब भारत में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। भारत एक संघीय लोकतांत्रिक देश है। संघीय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे देश को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटा गया हो। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक मजबूत हुआ और आम जनता को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिली। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह न केवल सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। जिन देशों में सत्ता की साझेदारी को अपनाया, वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ और शांति बनी रही। इसके विपरीत जहाँ सत्ता साझा नहीं की गई, वहाँ संघर्ष और अस्थिरता देखने को मिली। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का सारांश। और अब हम लोग 40 MCQs करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है कि सत्ता के विभिन्न स्तरों और समूहों में बंटवारा। ठीक है, मतलब सत्ता को विभिन्न समूहों और स्तरों में इसको बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेल्जियम किस प्रकार का देश है। बेल्जियम किस प्रकार का देश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बहुभाषी, मतलब कि बहुत सारे भाषा वहाँ पे बोला जाता है बेल्जियम में। ठीक है, अगला सवाल है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण क्या था। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये भाषाई संघर्ष, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के भाषा बोलते थे, जिसके कारण वहाँ पे सत्ता की साझेदारी होना जरूरी था। ठीक है, अगला सवाल है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था। ठीक है, तो श्रीलंका में कौन है बहुसंख्यक समुदाय, तो सिंहली। हम लोगों ने पीछे भी देखा था सारांश में, सिंहली समुदाय जो है बहुसंख्यक था। ठीक है, अगला सवाल है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी न होने का क्या परिणाम हुआ, मतलब जब सत्ता का साझेदारी नहीं हुआ था तो श्रीलंका में इसका क्या परिणाम निकला था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये होगा क्या, गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्षैतिज सत्ता साझेदारी किसके बीच होती है। क्षैतिज सत्ता साझेदारी किसके बीच होती है, तो आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्षैतिज सत्ता साझेदारी याद रखेंगे इसको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी किसके बीच होती है। ये ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी किसके बीच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है। ठीक है, तो भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख लाभ क्या है, मतलब सत्ता की साझेदारी का लाभ क्या है, यहाँ पे ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजनीति स्थिरता। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजनीति स्थिरता। अगला सवाल है सामाजिक समूहों में सत्ता साझेदारी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सत्ता साझेदारी है।
भारत में स्थानीय स्वशासन जो है किस प्रकार की सत्ता साझेदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, सत्ता की साझेदारी से क्या रोका जा सकता है? ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी से क्या रोका जा सकता है? सत्ता का दुरुपयोग, मतलब कोई भी सत्ता का दुरुपयोग न करे, इसको रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गठबंधन सरकार किसका उदाहरण है? गठबंधन सरकार किसका उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? राजनीतिक दलों में सत्ता साझेदारी। ठीक है, राजनीतिक दलों में मतलब राजनीतिक दल सत्ता को संभालते हैं। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या मानी जाती है? अंडरलाइन करते हैं इसको कि लोकतंत्र की आत्मा क्या मानी जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्ता की साझेदारी जो है क्या होता है? लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनी? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के आधार पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाषा के। अगला सवाल है कि श्रीलंका में तमिल समुदाय किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो तमिल समुदाय किस श्रेणी में आता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक समूह में। और बहुसंख्यक में कौन आता था? तो वो आते थे सिंहली। सिंहली जो बोलते थे उसको, वो बहुसंख्यक में आते थे। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन में क्या है कि तमिल अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्ता की साझेदारी से समाज में क्या बढ़ता है? सत्ता की साझेदारी से समाज में क्या बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से विश्वास बढ़ता है, लोगों का शासन पर विश्वास बढ़ता है। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किससे जुड़ा है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर कहाँ गया? हाँ, स्थानीय सरकार। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसा ऊपर शासन चल रहा है वैसा ही नीचे स्थानीय शासन भी चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है? ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का रूप कौन नहीं है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तानाशाही। तानाशाही सत्ता की साझेदारी का सत्ता साझा नहीं करता है। ठीक है, तानाशाही क्या करता है? ये निरंकुश शासन करता है सिर्फ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल रही? सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल रही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी सफल रही। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी का विचार किससे जुड़ा है? सत्ता की साझेदारी का विचार किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र से इसका विचार जुड़ा हुआ है। केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार साझेदारी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, सत्ता की साझेदारी से किससे लाभ होता है? ठीक है, सत्ता की साझेदारी से किससे लाभ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूरे समाज को इसका लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 स्तर की सरकार है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, 3 स्तर की सरकार है। अगला सवाल है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला सवाल है कि किस देश में सिंहली तमिल संघर्ष हुआ था? किस देश में हुआ था? हम लोगों ने अभी देखा था, तो ये हुआ था श्रीलंका देश में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल कि सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन करता है? सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तानाशाह। ठीक है, तानाशाह क्या करता है? सत्ता की साझेदारी का विरोध करता है। अगला सवाल है
सत्ता की साझेदारी से क्या सुनिश्चित होता है? ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी से क्या समानता सुनिश्चित होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सामाजिक विविधता वाले देश में क्या जरूरी है? सामाजिक विविधता वाले देश में क्या जरूरी है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अगला सवाल है कि न्यायपालिका किस प्रकार की साझेदारी का भाग है? ये क्वेश्चन 32 है कि न्यायपालिका किस प्रकार की साझेदारी का भाग है? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? क्षैतिज। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज। अगला सवाल है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है? सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सत्ता की साझेदारी द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ऑप्शन क्या है? एक व्यक्ति द्वारा, सेना द्वारा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। साझा के रूप में, राजा द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साझा के रूप में, मतलब सत्ता का साझा करके। ठीक है, अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि दबाव समूह किसका उदाहरण है? दबाव समूह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका राजनीतिक साझेदारी का उदाहरण है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक शासन की पहचान क्या है? लोकतांत्रिक शासन की पहचान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी से क्या कम होता है? सत्ता की साझेदारी से क्या कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष कम होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में कौन सा देश संघीय है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? श्रीलंका, नेपाल, भारत, चीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो भारत हो जाएगा। अगला और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका कि सही कथन को चुनिए। इसमें से सही कौन है? ठीक है, सही कथन को चुनिए। ठीक, क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, लोकतंत्र को तो मजबूत करती है। सत्ता की साझेदारी से संघर्ष बढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया, संघर्ष कम होता है। ठीक है, अगला कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं क्या? अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।